इतिहास हमें अक्सर बताता है कि हमारे लिए कितने महापुरुषों ने अपनी जान की बाजी लगाई है और इसी इतिहास के बल पर हमारी एकता अखंडता भी अक्षुण्ण रहती है। 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर जन्मे इस महान व्यक्तित्व के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकांश भारतीय लोग नेताजी के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। चाहे ICS की ब्रिटिश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद देशभक्ति के लिए नौकरी को लात मारना हो अथवा गांधी जी के अहिंसा के मार्ग को चुनौती देते हुए आज़ादी की खातिर आज़ाद हिंद फौज का गठन हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया था। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से बुलाते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी की सहायता लेने का प्रयास किया था तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। उस समय जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए थे। साल 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने एक निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रति वर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी ये मानना है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत 1945 में नहीं हुई, वे उसके बाद से रूस में नज़रबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती मनाई गई, जिसे वर्तमान भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। जन्म और पारिवारिक जीवन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। प्रभावती और जानकी नाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिनमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। शरद बाबू प्रभावती और जानकी नाथ के दूसरे बेटे थे। सुभाष उन्हें मेजदा कहते थे। शिक्षा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कटक के प्रोटेस्टेंट कॉलेज से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला ले लिया था। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा खासा प्रभाव था। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र के BA के छात्र थे, किसी बात को लेकर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया था। सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया था और उनके परीक्षा देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। 49वें बंगाल रेजिमेंट में भर्ती होने के लिए उन्होंने परीक्षा दी,
लेकिन आंखें कमजोर होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। किसी प्रकार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश तो ले लिया, लेकिन मन सेना में ही जाने को कह रहा था। खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा लिया। सुभाष चंद्र बोस के पिता की इच्छा थी कि वे ICS बने, लेकिन उनकी आयु को देखते हुए उन्हें यह परीक्षा केवल एक बार में ही पास करनी थी। उन्होंने पिता से 24 घंटे का समय ये सोचने के लिए मांगा ताकि वे परीक्षा देने या ना देने पर कोई अंतिम निर्णय ले सकें। सारी रात इसी असमंजस में वे जागते रहे कि क्या किया जाए। आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। इसके बाद इंग्लैंड से उन्होंने 1920 में ICS की परीक्षा पास कर ली। ICS की परीक्षा पास करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर उनकी राय जाननी चाहिए कि उनके दिलो दिमाग पर तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंदो घोष के आदर्शों ने कब्जा किया हुआ है। ऐसे में ICS बनकर वो अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। इसके बाद उन्होंने 22 अप्रैल 1921 को भारत के सचिव ES मॉन्टेग्यू को ICS से अपना त्याग पत्र देने का पत्र लिखा। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्यों से प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस भी उनके साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा भी प्रकट की थी। रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। मुंबई में गांधी जी मणि भवन में निवास करते थे। वहां 20 जुलाई 1921 को गांधी जी और नेताजी के बीच पहली मुलाकात हुई। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस कोलकाता आकर दास बाबू से मिले। उन दिनों गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष चंद्र बोस भी इस आंदोलन में सहभागी हो गए। 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। विधानसभा के अंदर से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता का महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी ने लड़कर जीता और दास बाबू कोलकाता के महापौर बन गए। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को महापालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया। नेताजी ने अपने कार्यकाल में कोलकाता का महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला। उन्होंने कोलकाता में स्थित सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दिए। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वालों के परिजनों को महापालिका में नौकरी मिलने लगी। बहुत जल्द ही सुभाष चंद्र बोस देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कोलकाता में इस आंदोलन का सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व किया था। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्यीय आयोग को सौंपा। मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष और सुभाष उनके एक सदस्य थे। इस आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष चंद्र एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब नेताजी जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया था। भगत सिंह की फांसी माफ कराने के लिए गांधी जी ने सरकार से बात तो की थी, परंतु नरमी के साथ। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से किया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह को ना बचा पाने पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी और कांग्रेस के तरीकों से बहुत नाराज हुए। कारावास। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष चंद्र बोस को कुल 11 बार कारावास हुआ। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ था। 1930 में सुभाष चंद्र बोस जेल में थे, लेकिन वहीं से उन्हें कोलकाता का महापौर चुना गया। इसीलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। 1932 में सुभाष चंद्र बोस को फिर से जेल में डाल दिया गया। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। डॉक्टरों की सलाह पर नेताजी इस बार इलाज के लिए यूरोप जाने को राजी हो गए।
सन 1933 से 1936 तक सुभाष चंद्र बोस यूरोप में रहे। यूरोप में नेताजी ने अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपना कार्य बदस्तूर जारी रखा। वहां वे इटली के नेता मुसोलिनी से मिले, जिसने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया था। 1934 में सुभाष चंद्र बोस को उनके पिता के बीमार होने की खबर मिली। उन्हें पता चला कि उनकी हालत बेहद गंभीर है। खबर सुनते ही वे हवाई जहाज से कराची होते हुए कोलकाता लौट आए। हालांकि कराची में ही उन्हें पता चल गया था कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। फिर भी वे कोलकाता पहुंचे। वहां पहुंचते ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिनों तक जेल में रखकर वापस यूरोप भेज दिया। सन 1934 में जब सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रिया में अपना इलाज कराने के लिए ठहरे हुए थे, उस समय उन्हें अपनी पुस्तक लिखने के लिए एक अंग्रेजी जानने वाले टाइपिस्ट की आवश्यकता हुई। उनके एक मित्र ने एमिली शेंकल नाम की एक ऑस्ट्रियन महिला से उनकी मुलाकात कराई। एमिली के पिता एक प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे। सुभाष एमिली की ओर आकर्षित हुए और उन दोनों को प्रेम हो गया। नाजी जर्मनी के सख्त कानूनों को देखते हुए उन दोनों ने सन 1942 में बॉड गॉस्टिन नामक स्थान पर हिंदू पद्धति से विवाह रचा लिया। वियना में एमिली ने एक पुत्री को जन्म दिया। सुभाष ने उसे पहली बार तब देखा जब वो मुश्किल से 4 सप्ताह की थी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम अनीता बोस रखा। अगस्त 1945 में ताइवान में हुई तथाकथित विमान दुर्घटना में जब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई, अनीता पौने 3 साल की थी। युवाओं के बने प्रेरणा स्रोत। रंगून के जुबली हॉल में सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया यह भाषण सदैव के लिए इतिहास के पन्नों में अंकित है, जिसमें उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता बलिदान चाहती है। ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता के लिए भेंट चढ़ा सकें। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा निर्विवादित रूप से आज़ाद भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय नारा कहा जा सकता है। मृत्यु का रहस्य। आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन नेताजी के परिजनों के साथ साथ अन्य भारतीयों और विदेशी भी इस रहस्य का खुलासा चाहते हैं। इसे दुर्भाग्य ना कहा जाए तो क्या कहें कि देशवासी और उनके परिजन एक तिथि पर उनकी श्रद्धांजलि भी नहीं मना सकते। आगे चलकर आज़ाद भारत की सरकारों ने इस मुद्दे पर ज़्यादातर मौन ही धारण रखा। हालांकि 2015 में पहली बार इस रहस्य से पर्दा हटाने की ठोस कोशिश पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की थी, जब उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े रहस्य की 64 फाइलें बंगाल सरकार की ओर से सार्वजनिक कर दी थीं। बदलते दौर में आज़ादी मिलने की कहानियां भुलाई जाने लगी हैं और ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों को याद किया जाना और उनके आदर्शों पर चलना बेहद आवश्यक है। इस बात में दो राय नहीं है कि अगर नेताजी जैसे महानायकों के देश प्रेम और बलिदान का 1000वां हिस्सा भी हम धारण कर सकें तो कोई कारण नहीं होगा कि हमारा भारतवर्ष विश्व में न केवल अखंड रहेगा बल्कि शेष विश्व का ये नेतृत्व भी करेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे